तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम भरेंगे एडकेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के भूगोल से अध्याय 3 कृषि। तो कृषि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसी से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए इनको हल करते हैं। प्रश्न पहला है, भारत में गेहूँ की फसल बोई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से ब्राज़ील किसका अग्रणी उत्पादक देश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर कहवा। प्रश्न 3 है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर औजारों का निर्माण। अब प्रश्न शुरू होता है आपका यहाँ से। प्रश्न चौथा है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, तो बच्चों इसका उत्तर है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, जैसे कृषि, मत्स्य और संग्रहण इत्यादि। दूसरा है द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं उन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी बनाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तीसरा है तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक नोट करना है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 5, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कृषि, ये 5 का है। तो जिस भूमि पर फसलें उगती हैं वह कृषिगत भूमि कहलाती है। कृषि क्रियाकलाप में अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं। कृषि क्रियाकलाप विश्व की उन प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न 6 है, कृषि तंत्र क्या है? इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो बच्चों इसका उत्तर है, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसके कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 7 है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर है, तो बच्चों इसका उत्तर आपका ये है 7वां प्रश्न का उत्तर यहाँ से है। श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 प्रमुख मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि के बारे में आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप 2-3 लाइन लिख लीजिए, जितना आपके बुक में पूछेगा उतना आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8 है, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है, तो बच्चों इसका उत्तर है 8वीं का जैविक कृषि। कृषि की वह विधि जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। सन 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाजार काफ़ी बढ़ा है। तो ये इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक है, तो आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 9 है, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है?
तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर जो है यहाँ से है प्रश्नों का। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। इनका विवरण निम्नानुसार है। तो पहला हो जाएगा स्थानांतरी कृषि और दूसरा नंबर में है चलवासी पशुचारण। तो इसको डिटेल से आपको लिखना है। तो पहला नंबर देखते हैं। चलिए तो पहला नंबर में आप 1-2 लाइन लिख सकते हैं कि यह अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड साफ किया जाता है। उसके बाद राख को मृदा में मिलाया जाता है। मक्का, रतालू, आलू, कशावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। अब अगला पॉइंट है इसी का, चलवासी पशुचारण में यह सहारा और अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इसमें क्या होता है, इसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियाँ पालते हैं। अगला प्रश्न 10 है, मिश्रित कृषि क्या है, यह किन किन देशों में प्रचलित है। तो चलिए इसका उत्तर देख। तो बच्चों इसका उत्तर ये है 10वां का मिश्रित कृषि। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और भोजन व चारे की फसलें उगाई जाती हैं तो इसे मिश्रित खेती कहते हैं। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न 11 है, गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है जितना भी आपकी बुक में पूछ जाए। तो गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यकता होती है। तो गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूं की फसल के लिए मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल कटाई के समय तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं की उपज के लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। वर्षा के अभाव की पूर्ति सिंचाई के साधनों से की जाती है। गेहूं की अच्छी उपज के लिए समतल उपजाऊ विस्तृत मैदान उपयुक्त होते हैं। इसकी उपज के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उत्तम रहित होती है तथा यह फसल काली मिट्टी में अच्छी होती है। गेहूं मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में मुख्यतः उत्तरी, उत्तर पश्चिमी एवं मध्य भागों में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार मुख्य गेहूं के उत्पादक राज्य हैं। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है प्रश्न 12, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका उत्तर है कपास एक नगदी फसल है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। कपास के पौधे बहुवर्षीय झाड़ीनुमा वृक्ष जैसे होते हैं जिनकी लंबाई 2-7 फीट होती है। इसके पुष्प सफ़ेद तथा हल्के पीले रंग के होते हैं। कपास की फसल मुख्यतः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र में होती है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो ये 12वें का आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 13 है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका उत्तर ये है 13 का, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है। तो खाद्य सुरक्षा से आशय खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा सदा से एक चिंता का विषय रहा है। जब भी अनाज उत्पादन में विश्व के वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता विश्व की वर्तमान स्थिति में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता अत्यधिक है। खाद्यान्नों की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए विश्व की विशाल जनसंख्या के भरण पोषण तथा उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। तो इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 14, आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों
का उत्पादन किया जाता है। इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, तो बच्चों इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है 14वां का। यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। आसपास के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती हैं जिन्हें खाद्य तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है खाद्यान्न फसलें में इसमें लिखिए धान। यह मुख्यतः खाद्यान्न फसल है और मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से उत्पादित किया जाता है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है बच्चों गेहूँ। गेहूँ में महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तीसरा है मक्का। मक्का मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। और दूसरे नंबर में आ जाएगा व्यापारिक फसलें। तो व्यापारिक फसलें में हो जाएगा सोयाबीन, कपास, सरसों। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है और यह तेल और प्रोटीन के लिए उपयोग होता है। कपास में लिख लीजिए, कपास की खेती व्यापारिक उपयोग के लिए होती है। यह वस्त्र निर्माण, कपास की फसल इत्यादि के लिए उपयुक्त है। फिर सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है और इसका व्यापारिक उपयोग खाद्य और औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। तो बच्चों यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ में शेयर कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।